जी डियर कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर आज का लेक्चर है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स, रेडियो आइसोटॉप्स। और ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और वो है कि ये रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, रेडियो आइसोटॉप्स बेसिकली आप कह लें ऐसे आइसोटॉप्स हैं या कह लें ऐसे एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स। आपको पता है कि एलिमेंट्स उनकी बहन भाई भी होते हैं। जैसे हाइड्रोजन को आपको याद होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इसके 3 हाइड्रोजन थे। आपको याद होगा कि हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 और मैंने आपसे कहा था कि जो 3 यानी कि जो हाइड्रोजन ट्रिटियम है ये है रेडियो एक्टिव, यानी ये रेडियो आइसोटॉप है। कहना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स के रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं। ये बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं जो रेडिएशंस निकालते हैं। क्या करते हैं? रेडिएशन निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेडिएशंस की अगर आपसे बात करूं तो अल्फा, बीटा, गैमा, ये रेडिएशंस हैं जो ये एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो अगर ये एलिमेंट्स मतलब एक एलिमेंट या एक एटम एक कोई इनमें से एक निकालेगा, अल्फा रेडिएशन निकालने की सलाहियत रखता है, बीटा रेडिएशन निकाल सकता है, गैमा रेडिएशन निकाल सकता है। ये नहीं होता कि वो सारे रेडिएशन एक ही एलिमेंट निकालना शुरू कर दे। बहरहाल जो भी एलिमेंट, जो भी एटम रेडिएशन निकालता है उसे कहते हैं रेडियो आइसोटॉप। ठीक है, कोई भी एलिमेंट क्या कर रहा है? रेडिएशन निकाल रहा है। क्या कर रहा है? तो उसको क्या बोल दोगे आप? रेडियो आइसोटॉप्स बोल दोगे। अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करेंगे यूजेस की। अभी बेसिकली जो है हमने डिटेल में यूज की बात करनी है, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि आइसोटॉप्स को मेडिसिन की फील्ड में बहुत यूज किया जाता है। मैंने डिटेल में बात करनी है आपसे कि कौन कौन सी मेडिसिन में यूज किया जाता है। ये आगे आपको पता है कि यूजेस के पेज पे सारा तफसील से लिखा हुआ है। फिर याद रखिएगा इसको बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, डायग्नोसिस के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कहीं हड्डी क्रैक हो गई है तो आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करके वो क्रैक कहाँ से हुई है एग्जैक्ट लोकेशन मालूम की जा सकती है। या आपकी बॉडी में कहीं पर कैंसर हो गया है तो अगर कैंसर डिटेक्ट करना है या कैंसर का इलाज करना है, कैंसर पता लगाना है किधर हुआ है या फिर कैंसर का इलाज करना है, ये दोनों काम रेडियो आइसोटॉप्स कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियोथेरेपी में भी काम आता है। जैसे आपको याद होगा कि बहुत सी शुआएं मारी जाती हैं। जैसे स्किन कैंसर हो जाता है तो फिर वो शुआएं मारते हैं जहां पर ये स्किन कैंसर हुआ होता है। तो शुआएं मारने से वहां पर जहां पर स्किन कैंसर हो गया होता है वहां पर उसका इलाज हो जाता है, यानी कि स्किन कैंसर बढ़ता नहीं है, खत्म हो जाता है। तो लिहाजा इसे हम रेडियो थेरेपी कहते हैं। रेडियोथेरेपी मीन शुआओं से थेरेपी, रेडियो मीन शुआएं, यानी शुआओं से आप इलाज कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स डिटेल की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम एप्लीकेशंस की तरफ आ जाए और बात करें आपसे, तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले जिसमें रेडियोथेरेपी आपकी किताब में लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, उसके अलावा लिखा हुआ है ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस ऑफ मेडिसिन, उसके बाद फिर जियोलॉजिकल यूजेस, आर्कियोलॉजिकल यूजेस, फिर केमिकल रिएक्शन, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन और फिर एप्लीकेशन ऑफ पावर जनरेशन। ये बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये है वो आइसोटॉप्स जिनका इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें फास्फोरस 32 जो कि एक आइसोटॉप है फास्फोरस का, वो यूज किया जाएगा, और स्ट्रोंशियम 90 जो कि स्ट्रोंशियम का आइसोटॉप है। इन दोनों की काबिलियत ये है कि ये रेडिएशन निकालते हैं, इसका नाम बीटा रेडिएशन है। या आपको बोर्ड में एमसीक्यू भी आ सकता है कि ये दोनों एलिमेंट्स कौन सी रेडिएशंस निकालते हैं। फिर कोबाल्ट 60 एक और रेडियो आइसोटॉप है जो कि गैमा रेडिएशंस निकालता है। फिर आयोडीन 131 ये थायराइड को डायग्नोज करता है। फिर टेक्नीटियम है, कार्बन 14 है, यूरेनियम 235 है। इनका हम यूज पढ़ेंगे। अभी जो हम स्टडी करने लगे हैं वो है रेडियोथेरेपी, दैट इज बेसिकली द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कैंसर के इलाज के लिए जो है कैंसर का जो इलाज है वो कैसे पॉसिबल है मैं भी आपको बताता हूं। लेकिन याद रखो यहाँ पे जो हम रेडियो आइसोटॉप्स की बात करेंगे वो 3 है। ये पहले 3 की बात करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे फास्फोरस 32 की और स्ट्रोंशियम 90 की और कोबाल्ट 60। अगर नॉर्मली देखें तो जो फास्फोरस है वो 15वां एलिमेंट है पीरियोडिक का, उसका मास 31 होता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा लिया गया आइसोटॉप? 32 वाला। 31 नहीं लिया गया, 32 लिया गया। फिर स्ट्रोंशियम 38 एलिमेंट है पीरियोडिक का, इसका मास नॉर्मली 88 होता है, लेकिन लिया कौन सा गया? 90, यानी ये रेडियो आइसोटॉप है ना।
उसके बाद ये बीटा रेडिएशन निकाल रहा है। अब कोबाल्ट जो नॉर्मली 59 होता है, इसका कौन सा लिया गया 60, जो कि 27th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, और ये गामा रेडिएशंस निकालता है। कौन सी रेडिएशंस? गामा, या यू कैन कॉल इट एज गामा रेडिएशंस और गामा रेडिएशंस। तो स्टूडेंट्स बताना ये चाह रहा हूं कि जो फास्फोरस 32 स्ट्रोंशियम 90 है, ये बीटा रेडिएशन ये लेस पेनिट्रेटिंग है। लेस पेनिट्रेटिंग का मतलब ये होता है कि ये स्किन के अंदर तक नहीं जाएंगी। रेडिएशन मारोगे, जैसे लेट्स से दैट आपने एक मोती मारा, टकरा के वापस आ गया। अब मोती, अब एक गोली मारोगे आप, टकरा के बाहर नहीं आएगी, आर पर चली जाएगी। तो ज्यादा पेनिट्रेटिंग मोती है कि गोली? बंदूक की गोली ज्यादा पेनिट्रेटिंग है ना। इस तरह समझ लो कि मोतियों का काम लेस पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, हल्की रेडिएशन होती है जो टकरा के वापस आ जाती हैं, लेकिन वो ऊपर सेल्स को डैमेज कर देती हैं, मार देती हैं, जिसकी वजह से आपका स्किन कैंसर का इलाज होता है। लेकिन कोबाल्ट 60 की जो गामा रेडिएशन है वो लेस पेनिट्रेटिंग नहीं, वो हाईली पेनिट्रेटिंग है। इसलिए जिस्म के अंदर कहीं कैंसर है नाउजुबिल्लाह, तो आपका फिर वहां पे जो कैंसर है उसका इलाज होता है विद द हेल्प ऑफ गामा रेडिएशन। और देखो एक मरीज बेचारा कैंसर का शिकार है, उसका इलाज हो गया तो वो कितना खुश हो जाएगा। ठीक है, आपने स्किन कैंसर अमूमन लोगों को देखा होगा, किसी के मुंह पे काले काले से बहुत बड़े बड़े दाग बन जाते हैं, काला काला सा मुंह हो जाता है, बहुत बड़ा बड़ा काला काला सा। या आपको ये नजर आ रहा होगा, यहाँ पर मेरे एक मोल है, मोल में भी नजर आ रहा हो, दैट इज कॉल्ड मोल। और आपको पता है ये स्किन कैंसर है। यहाँ पर सेल्स अपनी मर्जी से डिवाइड किए और काले हो गए। तो आपकी जिस्म पे जितने भी मोल्स हैं, ये नतीजा कैंसर का है। यानी सेल्स अपनी मर्जी से डिवाइड कर जाते हैं, हमारी मर्जी से डिवाइड नहीं करते। तो बहरहाल ये रुका हुआ है, ये कहीं हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, परेशान, लेकिन जिंदगी किसी ज़माने में इसने प्रोडक्शन की अपनी, तो कभी कभी ये वाले किसी के मोल बढ़ जाते हैं पूरे चेहरे पे, दैट मेक्स इट ब्लैक, और फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाती है चीज़। तो समझ रहे इस चीज़ को? तो इलाज कौन कर रहा है इनका? ये एलिमेंट्स, द रेडियो आइसोटॉप्स। चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अब नेक्स्ट डायग्नोसिस की और मेडिसिन के तौर पे यूज होने की, ट्रेसर के तौर पे यूज होने की रेडियो आइसोटॉप्स को, तो ये ट्रेसर्स के तौर पे भी यूज होते हैं। ये आइसोटॉप्स को आप मेडिसिन में डाल दो, मतलब सारी मेडिसिन किसी और एलिमेंट्स की बनी हुई है, लेकिन थोड़ी सी मेडिसिन जो है, मतलब उसमें थोड़ा सा जो है वो रेडियो आइसोटॉप भी है। यानी दवाई अगर खा रहे हो तो दवाई तो व्हाटएवर दवाई है, लेकिन उसके साथ थोड़ा थोड़ा सा रेडियो आइसोटॉप भी खा रहे हो। क्यों? आखिर मेडिसिन में इसका इस्तेमाल क्यों है? याद रखो स्टूडेंट, इसको ट्रेसर के तौर पे यूज किया जाता है ताकि हम पता लगा सकें ट्यूमर का, या उसको डायग्नोज कर सकें, उसका इलाज कर सकें। दो काम किए जाते हैं, या तो ट्यूमर का इलाज कर देना या ट्यूमर का पता लगाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक हमारे पास एलिमेंट है जो कि नॉर्मली 53rd एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, उसका 127 मास आयोडीन का, लेकिन इसका जो आइसोटॉप यूज हो रहा है वो 131 है। अब ये आइसोटॉप 131 जो है ये मेडिसिन के तौर पे दिया जाता है। अब ये आपके ब्लड में जाने के बाद मुतलका उस ऑर्गन में जाएगा जहां पर इसको जाना चाहिए। ये जाता है आपके गर्दन में, एक छोटी सी बोटी होती है, उसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड। अब कभी कभी ये होता है कि ये ग्लैंड होता है बेसिकली, यहाँ पे इसके अंदर कैंसर हो जाता है। और आप देखो कभी किसी के बहुत बड़े गले बन जाते हैं, मोटे मोटे गले हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि थायराइड ग्लैंड जो है उसका खराब हो चुका होता है। तो फिर अब कहाँ पर, किस जगह पर, किस टिश्यू के ऊपर, किस लोकेशन के ऊपर मसला पैदा हुआ है, वो आयोडीन वहां जाके स्टॉक हो जाएगा 131, और फिर कुछ शुआएं फेंकेगा, वहां से हमें उस मुतलका एरिया का पता लगेगा। फिर हम उस जगह को क्या करेंगे, कट करके निकाल देंगे, या उसका फिर कोई रेडियोथेरेपी से इलाज करेंगे। इस तरीके से क्या हुआ, ट्रेसर हो गया कि नहीं? यस सर। इसने आपको वो जगह बताई जहां पे प्रॉब्लम मौजूद है, तो ट्रेसर के तौर पे डायग्नोसिस का काम कर रहा है, मेडिसिन में यूज हो रहा है। क्या नाम है इस एलिमेंट का? आयोडीन 131। और उसके बाद हमारे पास एक और एलिमेंट है जो उसका नाम है टेक्नीडियम। टेक्नीडियम 43rd एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, उसका तकरीबन 98 वजन नॉर्मली होता है। अब आई डोंट नो कि यहाँ पर बुक में लिखा नहीं कि टेक्नीडियम को कौन सा आइसोटॉप यूज हुआ है। पहला सवाल आपसे कि टेक्नीडियम के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, कमेंट्स में बताओ। दूसरा सवाल आपसे कि टेक्नीडियम मॉनिटर करता है बोन ग्रोथ को, यानी कि आपकी हड्डियां कितनी ग्रो कर रही हैं इसकी मॉनिटरिंग करता है। लेकिन आप मुझे ये बताओ इसकी डिटेल क्या है, एक पैराग्राफ आप कमेंट में लिखो, तो जब भी मैंने रीड किया तो इंशाल्लाह मैं आपको एक लाइक जरूर दूंगा वहां पर।
तो मेरे चैनल की तरफ से आपको एक ये लाइक मिलेगा। तो बहरहाल ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने बात की कि ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, आयोडीन 131 और टेक्नीडियम। तो ये दोनों एलिमेंट्स को आपने याद रखना है, जिसको मैंने आपको कहा था कि आयोडीन 131 और टेक्नीडियम को भी यूज किया जाता है। अब हम कार्बन 14 को दो तरीके से यूज करेंगे। तो कार्बन 14 को जो है वो दो तरीके से कैसे यूज किया जाता है इसकी हम बात कर लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं आपसे अब आर्कियोलॉजिकल जियोलॉजिकल यूजेस में। आर्कियोलॉजी होती है ना, वो बेसिकली कह लो कि जो पुराने ज़माने के जंगलात मिट्टी में दब गए थे, जो पुराने ज़माने के जानवर बर्फ़ में दब गए थे या मिट्टी में दब गए थे, तो वो जिस तरह खोद कर उनको निकालना। जैसे पुराने ज़माने की ममीज़ हैं जो मिस्र के अंदर दबाई हुई निकलती हैं, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, जो स्टडी कर रहे होते हैं। बड़े एक प्रोसीजर से, तरीक़ेकार से वो इस चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं, आर्कियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स आर्कियोलॉजिकल जो है एक मेथोडोलॉजी है, उसमें बड़ा यूज़ है रेडियो आइसोटॉप्स का। अब कैसे है मैं भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा जियोलॉजिकल यूज में भी इसको लिया जाता है, यानी कोई पत्थर पकड़ लें आप और बात करें कि इस पत्थर की उम्र क्या है, तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि इस पत्थर की उम्र क्या है। तो आप उस पत्थर की उम्र भी बता सकते हैं कि आखिर कब ये बना और आज कितने साल हो गए इसको बने हुए। ये भी कमाल रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग से पॉसिबल है। स्टूडेंट्स होता क्या है, आप बेसिकली रेडियो आइसोटॉप्स को यूज करते हो एस्टिमेशन फॉर द एज ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं कमेंट में मुझे बता दो। वैसे आपको पता ही होगा कि ये डेड प्लांट्स को फॉसिल्स कह सकते हो आप, या पुराने डेड एनिमल्स जो आपको मिल रहे हैं, हड्डियां मिल रही हैं उनकी, दांत मिल रहे हैं, खोपड़ियां मिल रही हैं उनकी, दैट इज कॉल्ड फॉसिल्स। और फिर स्टोन्स भी फॉसिल्स में होंगे अगर दबे हुए की पुरानी चट्टानें आपको मिलती हैं। पहाड़ तो वैसे आपको ऊपर नजर आ रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे पता लगाया जाता है, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर उस उम्र का कैसे पता लगाया जाता है। इसका एक मेथड है, मैं आपको बताता हूं, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ मेथड। इस मेथड का नाम है हाफ लाइफ मेथड। ये होता क्या है, आप डिटर्मिनेशन करते हो कैसे, मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ लेफ्ट रेडियो आइसोटोप प्रेजेंट इन द सैंपल या फॉसिल, यानी कि रेडियो आइसोटोप कितना है उसके अंदर। लेट्स से दैट कि आपका एक जिस्म है, आप 60 साल जिंदगी गुजारते हैं, आपके अंदर कार्बन 14 आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन 12 तो बहुत आता है, लेकिन कार्बन 14 की मिकदार मखसूस आती है। लेट्स से दैट 10 ग्राम आती है सारी जिंदगी आपकी हड्डियों में। अब आपकी हड्डियां हमें मिलती हैं, लेट्स से दैट कि उसकी एक हड्डी हमें मिली, पैर की मिल गई, खोपड़ी मिल गई, हाथ की हड्डी मिल गई, उस एक हड्डी में लेट्स से दैट 1 ग्राम आता है। अब 1 ग्राम तो हमें पता है कि अगर कोई जानदार जिंदा रहे 60 साल तो उसकी हड्डी में होगा, यानी कि सांस तो लेने का अमल चल रहा है ना, तो 1 ग्राम उसकी हाथ की हड्डी में वो कार्बन 14 होगा। लेकिन जब हड्डी निकालते हो और कार्बन 14 की मिकदार पता लगाते हो तो पता लगता है कार्बन 14 तो 1 ग्राम की बजाय 0.5 ग्राम है। तो फिर आप सोचते हो अच्छा ठीक हो गया, 1 ग्राम कार्बन 14 को 0.5 ग्राम होने में लगता है 1000 साल का अरसा। यानी कि आपने अंदाजा लगाया कार्बन 14 की मौजूदगी से हो सकता है कि इस हड्डी की उम्र 1000 साल है, यानी आज से 1000 साल पहले ये जानदार जिंदा था और जमीन पर 60 साल की उम्र तक रह रहा था। तो आपने एस्टिमेट लगा लिया उसकी एज का, एस्टिमेशन ऑफ द एज। चलें, इसी तरह से आप एक दरख्त है, वो सारी जिंदगी जिंदा रहता है, 200 साल उसकी लाइफ है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर करता रहता है, ऑक्सीजन निकालता रहता है, आपको पता है इस बात का। तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर करना, बाहर करना, जो भी प्रोसेस हो रहा होता है, और उसके अंदर कार्बन 14 के डेपोजिशंस होते हैं, यानी कार्बन 14 उसमें भी जमा होता है। तो फिर जब हमें उसकी कोई फॉसिल कोयला मिलता है, हम उस कोयले के अंदर से कार्बन 14 की मिकदार निकाल कर उसकी उम्र का अंदाजा लगा लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। डेट का पता लगाना कि कब ये पौधा था, उसकी क्या उम्र है। इस तरह से स्टोन्स के अंदर भी जो रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी मिकदार का पता लगाकर आप उसकी हाफ लाइफ मेथड के थ्रू आप बता सकते हो कि उनकी उम्र क्या है। अभी ये मेथड थोड़ा सा इतना एक्सप्लेन नहीं कर सका जिस तरह मैं इसको करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी थोड़े से वक्त में मैंने कोशिश की कि मैं आपको बताऊं कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग क्या होती है, चाहे वो कार्बन 14 की हो रही है या किसी और एलिमेंट की जो कि रेडियो आइसोटॉप की हो रही है। अब देखें ना, हर बॉडी में से कार्बन 14 ही मिले जरूरी तो नहीं, किसी बॉडी में से कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी हो सकता है जो रेडियो आइसोटॉप्स है जो मिल सकता है।
तो लिहाजा उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि रेडियो आइसोटॉप डेटिंग से आप क्या लगाते हो, एस्टिमेशन ऑफ द एज। तो ये भी एक आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल क्यों? क्योंकि पत्थरों की स्टडी को जियोलॉजी कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल क्यों? क्योंकि फॉसिल्स की स्टडी को आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो लिहाजा फॉसिल्स और जियोलॉजी दोनों की स्टडी को मिलाकर आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूज बन जाता है। किसका? रेडियो आइसोटॉप्स। तो आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग के लेवल की तरफ। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं केमिकल रिएक्शन स्ट्रक्चर की। थोड़ा सा ये टॉपिक बच्चों को समझने के लिए टेंशन होती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। तो केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन में कैसे आप पता लगाएंगे? आप कह लेंगे यूज इन केमिकल रेडियोआइसोटॉप्स होते हैं वो यूज होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। कैसे? टू फॉलो अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी हमने कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट से पौधा है, वो पता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर सुकेड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। तो पता है ना आपको कि पौधा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। तो आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको पौधे को देनी है वो रेडियोएक्टिव कार्बन दे दें। आप कार्बन 12 वाली कार्बन डाइऑक्साइड ना दें, आप कार्बन 12 वाली कार्बन डाइऑक्साइड आपने नहीं देनी है, बल्कि आपने देनी है कौन सी? कार्बन 14। समझ गए हो? ये वाली देनी है कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को, ये वाली नहीं देनी। तो आप जहां जहां ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, कहां कहां जा रही है, किधर किधर, सेल्स में, टिश्यूज में, सेल के अंदर, ऑर्गेनेलिज में, ऑर्गेनेलिज के अंदर कहीं ऑर्गेनेली के मॉलिक्यूल्स में, और कैसे रिएक्शंस करके क्या बना रही है, तो आप स्टडी कर पाओगे ना। अगर नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड उसका तो पाथ फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कार्बन 14 लगाओगे तो शुआएं निकल रही हैं, वो आपको साथ साथ बताती रहेगी मैं यहाँ पहुंच गई, मैं यहाँ पहुंच गई, मैं यहाँ पर हूँ, मैं ये रिएक्शन कर रही हूँ, मैं ये, तो फिर प्रोडक्ट में भी वो कार्बन 14 ही बनाएगा कहीं ना कहीं। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे कार्बन 14 का आपने यूज किया कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, पौधे ने इसको अपने अंदर ले लिया, हुआ क्या? फॉलो अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। आपने फॉलो किया रिएक्शन को, रिएक्शन के दौरान एलिमेंट को फॉलो किया रिएक्शन के दौरान, एंड अल्टीमेटली टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर, और फिर आपने स्ट्रक्चर भी पता कर लिया। कैसे? मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कार्बन 14 से लेबल कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसमें मैंने ये लेबल किया हुआ है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे यूज कर लेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के दौरान और ग्लूकोज बनाएंगे। अब ग्लूकोज में आपको पता है कि कार्बन होती है, तो ये जो ग्लूकोज बनेगी इसमें कार्बन कौन सी होगी? कार्बन 14 होगी। समझ में आई बात? कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, फिर ये भी आपको पता लग जाएगा। सो इट्स मूवमेंट इज डिटेक्टेड थ्रू दी वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप्स। याद रखना, ग्लूकोज के बनने के लिए 12 स्टेप्स दरकार है, 10 से 12 स्टेप्स, मैं जहां तक बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा, 10 से 12 स्टेप्स दरकार है ग्लूकोज के बनने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का बनना 12 स्टेप्स लग जाते हैं। तो 12 स्टेप्स में होता क्या क्या है वो सारा कौन बताने में हेल्प करेगा? कार्बन 14। समझ गए? क्या है हेडिंग? केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन। तो ये भी रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स की वजह से पॉसिबल हो पाया। आगे चलते हैं हम आखिरी प्रोसेस की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आखिरी टॉपिक है हमारा फिलहाल आज के लेक्चर का, एंड आई नो दैट ये वीडियो 18 मिनट्स की होगी एंड यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, तो हम ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे इस पॉइंट को। बताया जा रहा है कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जा सकता है, और याद रखो रेडियोआइसोटॉप का इस्तेमाल करके ये भी काम हम कर सकते हैं। आपको पता होगा यूरेनियम के 3 रेडियोआइसोटॉप्स हैं, यूरेनियम 234, 235 एंड 238। ठीक है, हमने यूज करना है 235 फॉर दी जनरेशन ऑफ एनर्जी। ये रेडियोआइसोटॉप इस्तेमाल होता है। अब ये कैसे हो रहा है सारी डिटेल आपको कमेंट में जो है ना पिन किया हुआ है मैंने, वहां पे एक लिंक है, उसको आप क्लिक करो, डिटेल में आपको वहां पे बता रहा हूँ। लेकिन फिलहाल सरसरी सा पॉइंट, क्योंकि 9th क्लास में इतनी हमें डिटेल नहीं चाहिए, तो लिहाजा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया ना, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है ये यूरेनियम को हिट करता है, ये टूट जाता है, और मजे की बात है कि बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। इसे ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाना या दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाना ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। तो अब फिर 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं, ये और 3 यूरेनियम को जाकर तोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रॉन था और ये एक यूरेनियम था, इसको इस न्यूट्रॉन ने तोड़ दिया, ठीक है, ये यूरेनियम टूट गया, ये क्या था? न्यूट्रॉन। अब साथ बन गए बेरियम और क्रिप्टॉन। क्या बन गए? अब 3 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन और निकल आए। अब आपको पता है कि यूरेनियम जो है सिस्टम में तो और भी होंगे ना, तो फिर देखो यूरेनियम यूरेनियम यूरेनियम, ये इसको स्ट्राइक करेगा, ये इसको स्ट्राइक करेगा, ये इसको स्ट्राइक करेगा, और फिर दोबारा क्या होगा?
बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन, 3 3 3 न्यूट्रॉन, 3 3 3 न्यूट्रॉन, 3 3 3 न्यूट्रॉन। समझ गए? यानी कि फिर दोबारा आगे आ जाओ। अब फिर यूरेनियम 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 यूरेनियम, फिर इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा। समझ रहे हो? ये एक फिजन रिएक्शन होगा। फिर 3 3 3 न्यूट्रॉन, 3 3 3 न्यूट्रॉन, 3 3 3 3 न्यूट्रॉन, 3 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 ब्रो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग ब्लास्ट। तो बहुत सी जो एनर्जी है वो क्या होगी? बाहर आएगी। तो दैट एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर द स्टीम जनरेशन, स्टीम बनाने के लिए। स्टीम से फिर टरबाइन चलेगा, बिजली बनेगी। तो बिजली बनेगी तो क्या लिख दिया? पावर जनरेशन। समझ रहे हो इस चीज को? तो यानी यूरेनियम तोड़कर फिजन रिएक्शन करके, कौन सा रिएक्शन? फिजन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? फिजन रिएक्शन करके, फिजन रिएक्शन करके जो है यूरेनियम जो है एनर्जी रिलीज करेगा। उस एनर्जी, जैसे अब एटॉमिक बॉम्ब फटता है वो भी 235 का ही होता है, बस सालों पूरा पहाड़ तोड़ सकता है, पूरा एक शहर तबाह हो सकता है, हीट निकलती है इतनी ज्यादा। तो सोचो कितनी बर्बादी हो सकती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कंट्रोल्ड तरीके से इसको करते हैं। हमने अनकंट्रोल तरीके से नहीं करना, कंट्रोल तरीके से करना है, ताकि हम इसको फायदा उठाएं, ना कि नुकसान। तो रेडियोइजोटोप्स का इस्तेमाल पॉजिटिव भी है और नेगेटिव। तो ये था हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपना दूसरों का ख्याल रखिएगा और इस चैनल का।